तो ये विज़न IS 3 PT 365 इसको बोलते हैं। और ये आपकी पॉलिटी और गवर्नेंस की PDF है, और ये अभी 2023 में जो बच्चे अपना प्रीलिम्स या देने वाले हैं UPSC प्रीलिम्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। हमने पॉलिटी वाले टॉपिक से शुरू करा है, और इसका जो पहला टॉपिक है वो है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम जो इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपको पता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न आया है उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो अमेंडमेंट किया है वो आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, हमने अपने संविधान में इस अमेंडमेंट को करने के बाद में एक प्रोविज़न डाला है, वो क्या है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, है ना, उन लोगों को 10% हमें क्या देना है, रिजर्वेशन देना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को 10% रिजर्वेशन देना है। किस किस फील्ड में देना है, एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस कोटा को आने के बाद में बोला गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% को आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आपका रिजर्वेशन मिलने के बाद में इस स्टेटमेंट का वायोलेशन हो रहा था। तो लोगों ने जब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसने उस जजमेंट के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिले हुए 10% रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया है। ठीक है ना, तो अब हम पहले EVS कोटा के बारे में जानते हैं। जो EVS रिजर्वेशन है ये आपको सिन्हो कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया गया है। यानी जब पहले हमारा क्या होता है कि हम पहले कमीशन को फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस कमीशन को इस टॉपिक को देते हैं, वो इसके बारे में रिसर्च करता है, पूरा एनालिसिस करता है, और फिर वो उसको रिकमेंड करता है। फिर पार्लियामेंट के पास में ये चॉइस होती है कि वो रिकमेंडेशन को माने या ना माने। अगर वो मान लेती है तो उसे एक्सेप्ट करती है, और फिर उसके बाद में एक अमेंडमेंट पास हो जाता है। तो सिन्हो कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के बेस पर हमने ये जो EWS रिजर्वेशन का कोटा है उसको एक्सेप्ट किया। ये जो आपका अमेंडमेंट था, ये आपका अमेंडमेंट 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, और ये कब पास हुआ था, 2019 में ये एक्ट बन गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आपको दिए गए हैं। पहला तो है आपको जो EWS है, ठीक है ना, EWS के अंदर पहली बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर OBC कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे, वो लोग जो ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, और SC ST के लोग भी नहीं इंक्लूड होंगे जो ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो इसके अंदर आपके नॉन OBC और नॉन SC ST कैटेगरी के लोगों को 10% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में देने की बात की गई है। दूसरी बात, ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो डिसाइड कर सकती है कि उसे अपनी स्टेट के अंदर EWS का रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। ठीक है ना, उसे एडमिशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में EWS का रिजर्वेशन देना है नहीं देना, ये आप स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से चांस दिया गया है कि वो खुद ये डिसाइड कर सकती है कि उसको ये रिजर्वेशन अपनी स्टेट में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने आर्टिकल 15 को अमेंड किया था। ठीक है, आर्टिकल 15 को अमेंड करा क्योंकि हमने एक नया प्रोविज़न अपना जोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी प्रोविजंस हैं उनमें हमें इस टॉपिक को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे हमें ऐड किया। तो आर्टिकल 15 में हमने क्या चेंज करा कि जो गवर्नमेंट था, जो हमने बोला था कि गवर्नमेंट को परमिशन दी गई कि वो EWS के एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना, तो 10% जो सीट है वो रिजर्व की गई है एडमिशन के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, लेकिन मैंने अभी भी बताया कि ये माइनॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट 16, आर्टिकल 16 में भी अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर परमिट किया गया गवर्नमेंट को कि वो कुछ पोस्ट जो है वो EWS सिटीजन्स के लिए क्या करेगी, रिजर्व करेगी 10% पोस्ट। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की जाएगी तो वो आर्टिकल 15 के अमेंडमेंट की बात हो जाएगी, आर्टिकल 15 में जोड़ी गई एक बात होगी। और अगर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर रिजर्वेशन की बात करोगे तो वो आर्टिकल 16 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। EWS का जो रिजर्वेशन है इसमें इसको एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अंदर रखा गया, ऐड किया गया, जैसे कि एक पर्सन जो SC ST OBC किसी भी रिजर्वेशन को नहीं ले रहा है, ठीक है ना, वो व्यक्ति। दूसरी बात, उसकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, ग्रॉस एनुअल इनकम उसकी 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वो EVS रिजर्वेशन का पात्र माना जाएगा। दूसरी इसकी कंडीशन ये भी है कि उसके पास में एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वो किसी रेजिडेंशियल फ्लैट में रहता है तो उसका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लेकिन अगर वो किसी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में निवास करता है तो उसका जो आपका एरिया है जहाँ वो निवास करता है उसका जो लैंड है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा या फिर 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा अदर एरियाज़ के लिए, अदर एरियाज़ मीन्स म्यूनसिपैलिटी
म्यूनसिपैलिटीज़ को, नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ के अलावा किसी अदर एरिया में अगर है तो 200 यार्ड से ज़्यादा ना हो, और अगर नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में है तो वो 100 यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड आप लैंड का पर्पस 5 एकड़ से मोर देन नहीं हो, और ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब एलिजिबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति EWS का रिजर्वेशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस एलिजिबिलिटी से खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, तो एप्लीकेशन किसने फाइल करी थी, अपील किसने फाइल करी थी, जनहित अभियान के तहत अपील आई थी। तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस 2022 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा गया है EWS सेक्शन को अपना रिजर्वेशन देने का, उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि EWS जो है एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है, इसे किसी भी इंक्लूडेड कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी इसमें SC ST SE BC है ना, उन सबको अलग कर दिया गया है, उनको एक्सक्लूशन कर दिया गया है, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया है, ठीक है ना। रिजर्वेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इम्पार्टेड। जो रिजर्वेशन है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंपलसरी करेंगी, ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं लिखा हुआ है ना, ये इम्पार्टेड नहीं है। 50% का रूल जो था मैंने अभी बताया आपको, इंदिरा साहनी केस 1992 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कोई भी स्टेट या है वो अपने स्टेट के अंदर रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन ये अप्लाइड है ओनली SC ST SE BC और OBC कैटेगरी के अंदर, ये जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाइड नहीं था। और EWS का रिजर्वेशन आपने जनरल कैटेगरी के लिए रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ आर्टिकल 15 का पार्ट 6, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को इनेबल किया गया है कि वो कुछ वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है ना। उसके बारे में 15.4 15.5 में मेंशन है, और 15.4 15.5 जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 16 इनेबल करता है कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अपनी जॉब्स में अपॉर्चुनिटी देने के लिए प्रोविजंस कर सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कोई भी हाउस होल्ड है जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो वो इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, फिर वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएगा। और क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये संथानम कमीशन 1971 में आया था, जो OBC कैटेगरी के लोगों पर भी एप्लीकेबल होता है। तो संथानम कमीशन 1971 ने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को दिया था। और कंडीशंस जो मैंने अभी आपको बताई कि रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इंदिरा साहनी केस में और कंडीशन बताई गई थी, 50% का कैप लगा दिया गया था इंदिरा साहनी केस 1992 में। और रिजर्वेशन जो था वो प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन की बात की गई थी। दूसरा आपका टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो आपकी OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के अंदर भी आपने अलग अलग कैटेगरीज का कैटेगराइजेशन किया है, ठीक है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने 14th एक्सटेंशन किया था जस्टिस रोहिणी कमीशन, ठीक है ना। तो गिव द 14th एक्सटेंशन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन सेटअप टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू, उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन का स्टेबलाइजमेंट किया था इस इशू को टैकल करने के लिए, इस इशू पर रिसर्च करने के लिए, इस टॉपिक को देखने के लिए, ठीक है ना, कि हमें सब कैटेगराइजेशन करना है अदर बैकवर्ड क्लासेस का। उन्होंने अपनी रिपोर्ट रोहिणी कमीशन ने 31 जुलाई को सबमिट होगी, अभी हुई नहीं है, 31 जुलाई 2023 में सबमिट करेंगी वो अपनी रिपोर्ट। तो ये इस और इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, ये कमीशन जो था 2017 में फॉर्म किया गया था अंडर आर्टिकल 340। जो 340 आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो SEBC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन के लेकर के इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। तो आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को क्या करता है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो SEBC कैटेगरी के लोगों की कंडीशन को देखने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए कमीशन का अपॉइंटमेंट कर सकता है। उसी की पावर के अंदर आते हुए प्रेसिडेंट ने रोहिणी कमीशन का फॉर्मेशन किया है अंडर आर्टिकल 340। 2015 में NCBC ने प्रपोज किया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने प्रपोज किया था कि जो OBC है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो NCBC जो है वो मोस्टली किसके बारे में, वो OBC कैटेगरी के लोगों पर ही काम करती है, उन पर ही आपका कंसंट्रेशन करती है। तो जो OBC कैटेगरी के लोगों को 2015 में NCBC ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था। जो पहली कैटेगरी थी वो थी आपकी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ये ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को फेस कर रहे थे, ठीक है ना। इसके अंदर एब्रिगल ट्राइब्स भी थी, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आती हैं, ठीक है ना, और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करने वाले लोग आते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली कैटेगरी क्या थी,
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की। दूसरी थी आपकी मोर बैकवर्ड क्लासेस। तो मोर बैकवर्ड क्लासेस आपका ग्रुप बी है, इसके अंदर आपके वोकेशनल ग्रुप्स आते हैं जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। तीसरी थी आपकी ओनली बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप सी, इसके अंदर आपके कंपैरेटिवली जो और थोड़े से ठीक ठाक लोग हैं, फॉरवर्ड लोग हैं, उनको रखा गया था। एनसीबीसी ने 11 स्टेट और यूटी, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा और लोग और जो स्टेट्स हैं शामिल हैं, उन्होंने क्या करा था, सब कैटेगराइज कर दिया था ओबीसी को रिजर्वेशन के पर्पस के लिए। ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो अगर ओबीसी के अंदर जो कैटेगरी अच्छी खासा कमा रही है, अच्छी खासे लेवल पर चल रही है, तो उस कैटेगरी को रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए, इसीलिए सब कैटेगराइजेशन कुछ स्टेट ने किया था। अब रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, उससे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन सेटअप हुआ था वो काका कालेकर के अंडर में हुआ था। काका कालेकर कमीशन सबसे पहले ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए फॉर्म किया गया था। और कब फॉर्म किया गया था? काका कालेकर कमीशन आपका 1953 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ ओबीसी इज सेटल्ड इज स्टेबलाइज्ड इज कमीशनड ऑन 1953 और नेम को किसके नेम पर किया गया था? काका कालेकर। उसके बाद अगर आगे आएंगे तो 1953 के बाद 1971 में एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन स्टेबलाइज किया गया था, वो अंडर बीपी मंडल। तो आपके पहले मेंबर जो थे 1953 में काका कालेकर थे, उसके बाद दूसरे जो सदस्य थे वो 1979 के अंदर आपके कौन थे? बीपी मंडल। 1979 बीपी मंडल के अंडर में कमीशन स्टेबलाइज किया गया। उसके बाद आपको 1992 में 27% का रिजर्वेशन मिल गया, यानी कि जो आपका बीपी मंडल का कमीशन स्टेबलाइज किया था 1979 में, उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर आपको 1992 में, इसी समय इंदिरा साहनी केस भी आया था, इस समय आपको आर्टिकल 16(4) के अंडर 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया। 1992 में ही आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया गया था, और क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंदर डिस्क्राइब भी किया गया था कि जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उन लोग, क्रीमी लेयर का जो मैंने भी आपको बताया था, ये जो वर्ड था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था? संथामन कमीशन ने दिया था। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको ऊपर बताया भी था, यहाँ पे लिखा है देखो, संथानम कमीशन ने दिया था क्रीमी लेयर को। सबसे पहले क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करने वाला जो कमीशन था वो आपका संथानम कमीशन था 1971 में। इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत संथानम कमीशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ओबीसी कैटेगरी के अंदर एप्लीकेबल कर दिया गया था, ठीक है। तो 1953 आपका काका कालेकर, 1979 आपका बीपी मंडल, 1992 आपका 16 आर्टिकल 16(4) है ना, 27% रिजर्वेशन, और 1992 में आपका इंदिरा साहनी केस के अंडर क्रीमी लेयर, जिसका कॉन्सेप्ट संथानम कमीशन 1971 में दे दिया गया था, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कराया, जिससे कि हमने एनसीबीसी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के पर्पज से हमने 102वां संविधान संशोधन किया है। 103 वाला आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड है और 101 वाला आपका जीएसटी प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है अंडर आर्टिकल 338B, ठीक है। एनसीबीसी जो था एक स्टैच्यूटरी बॉडी था जिसका स्टेबलाइजमेंट जो था 1993 में किया गया था आफ्टर गेटिंग रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन 1992 एंड इन 1993 एनसीबीसी स्टेबलाइज एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ओके। उसके बाद में इस एनसीबीसी के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं एज पर एनसीएसटी। जिस तरीके से एनसीएसटी और एनसीएससी के अंदर होता है, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, अब पहले स्टैच्यूटरी बॉडी थी आर्टिकल अंडर 1993 एक्ट, लेकिन अब 338B के तहत ये क्या बन चुकी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। अब इन मेंबर्स जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, चेयरमैन है, वाइस चेयरपर्सन है और 3 अदर मेंबर्स है, इन सभी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो टोटल 5 और हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट के अंडर ही ये वारंट, प्रेसिडेंट के वारंट के अंदर ही आते हैं ये लोग। इनका जो टेन्योर है ऑफिस का, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है कि ये कितने टेन्योर तक सर्विस में काम करेंगे, कितने टेन्योर तक रहेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिसाइड करती है। अब मैंडेट ऑफ जस्टिस रोहिणी कमीशन, इस कमीशन को मैंने अभी आपको बताया कि इसको बताया गया कि सब कैटेगराइजेशन जब कर दिया जाएगा तो किस तरीके से 27% का जो रिजर्वेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज, सो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था यूपी गवर्नमेंट को कि उसे क्या करना चाहिए, जो इलेक्शन है उन्हें इमीडिएटली करना चाहिए विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला था यूपी गवर्नमेंट ने। ये जो डायरेक्शन मिली थी, गाइडेंस मिली थी अंडर आर्टिकल 343U के तहत, कि इसमें मैंडेट किया गया था कि जो इलेक्शन होंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर वो उसके एक्सपायरेशन से पहले करवाए जाएंगे। यानी कि जब टेन्योर म्यूनसिपैलिटीज़ में जो लोग जो आपके मेंबर हैं वर्क कर रहे हैं, उनका टेन्योर खत्म होने से पहले ही आपको क्या करना है, आपका वहाँ पर इलेक्शन करवाना है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 243U। तो हाई कोर्ट ने बोला था कि ट्रिपल टेस्ट कंडीशन और मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन
के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 टू फुलफिल नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास सेल्फ प्रोवाइडेड इन यूएलबी पोस्ट। इसके अंतर्गत जो ये वाला आपने सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया था जब ये केस आया था के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में कि जो यूएलबी पोल्स है इनके अंदर आपको बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, तो इसके अंदर डेडिकेटेड कमीशन बनाया था स्टेट गवर्नमेंट ने, जिससे कि वो बैकवर्ड क्लासेस के रिलेटेड जो डाटा है वो क्या करे, कलेक्ट करे, उस रिलेटेड पूरे डाटा को कलेक्ट करे। हर लोकल बॉडी में के ओबीसी का जो डाटा है क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन देखा रिजर्वेशन का हर लोकल बॉडी के अंदर। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन करी कि ये इंश्योर करा जाए कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा एक्ससीड नहीं करना है ना। टोटल सीट जो है वो SC ST OBC तीनों के लिए रिजर्व करी जाएंगी। तो इस केस में स्टेट और यूटी ने इस पोजीशन में नहीं थे कि वो ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो जो इलेक्शन किया गया था किसी भी लोकल बॉडीज़ में वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा स्टैच्यूटरी पीरियड से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा रिजर्वेशन SC और ST के लिए लोकल बॉडीज़ में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जितनी पॉपुलेशन उनकी उस लोकल बॉडी में होगी उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने OBC के रिजर्वेशन के लिए भी रिकमेंडेशन करी है, अलाउ किया है कि OBC को भी रिजर्वेशन मिलेगा। अभी करंट सिचुएशन के अंदर लोकल बॉडीज़ में SC ST OBC एंड वुमेन तीनों को ही रिजर्वेशन मिला हुआ है, सीट्स पर भी, ठीक है ना, और आपके चेयरमैन की पोस्ट पर भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही हाईलाइटेड इशू है। ये जो बिल है ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन बिल 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ पे, राज्यसभा में। तो प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो आपका उस चैम्बर का तो मेंबर है लेकिन वो किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे नहीं है, तो वो आपका प्राइवेट मेंबर माना जाता है। तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। तो हम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है एक प्रकार का सिविल लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि अभी क्या है कि हर रिलीजन के अंदर अपना अलग अलग तरीके के लॉ बने हुए हैं। जैसे हिंदू लॉ बना है, मुस्लिम लॉ बना हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल लॉ ये कहता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन से रिलेटेड लॉ हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक ओवरऑल यूनिवर्सल लॉ बना देना चाहिए जो हर कास्ट हर रिलीजन पर फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो लॉ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। अब ये जो लॉ है किस तरीके से इंक्लूड करेगा, चाहे वो अब हमें देखते हैं कि हम हिंदू मैरिज में अलग लॉ है मैरिज से रिलेटेड, मुस्लिम में अलग है, लेकिन अगर यूनिवर्सल एप्लीकेशन लॉ आ जाएगा, यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस सबसे रिलेटेड हर व्यक्ति, हर रिलीजन के व्यक्ति के लिए एक ही लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, ठीक है ना, और आप कस्टडी से रिलेटेड और इनहेरिटेंस अडॉप्शन से रिलेटेड। तो जो प्रोविजंस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर अंडर आर्टिकल 44, ये हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमें DPSP के अंदर मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमें मिलता है। ये जो आपका UCC है ये आपका नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों, क्योंकि DPSP आपकी जो है वो नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको फॉलो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और हमारे जो पर्सनल लॉज होते हैं वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी कि उन पर जो लॉ बनाने की पावर है वो सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के पास में है। तो जो आपके पर्सनल लॉ हैं वो किसके अंदर आते हैं, पर्सनल लॉ आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसमें आपको पावर सेंटर स्टेट दोनों को दी गई है, ठीक है। आपका पर्सनल लॉ से रिलेटेड इंडिया में करंट स्टेटस क्या है, तो हमारी कम्युनिटी, हम डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी करंटली गवर्न सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ। हमारा इंडिया का जो पर्सनल लॉ है उसमें हमने अपने बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटी का जो करंटली स्टेटस है उसको हमने डिस्क्राइब कर रखा है, उसको हमने कोडिफाई करा है ओवर द ईयर, यानी हर साल हमने जो नया प्रोविज़न हमें मिला है हमने उसको उसमें इंक्लूड किया है। हमारे हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, और हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर 4 बिल्स को कॉडिफाई किया गया है। 4 कौन कौन से बिल्स हैं जिन्हें कॉडिफाई किया है हिंदू पर्सनल लॉ में, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और चौथा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये चारों के चारों एक्ट आपके कोडिफाई किए गए हैं हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर, मैरिज, सक्सेशन, माइनॉरिटी, गार्जियनशिप, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। जो हिंदू टर्म है, आप इस हिंदू टर्म के अंदर केवल हिंदूज को नहीं, इस हिंदू टर्म के अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट तीनों इंक्लूडेड है, ठीक है ना। जो सिख, जैन और बुद्धिस्ट के ऊपर जो फॉलो होता है वो ही ये हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर जो है वो फॉलो होता है, क्योंकि हिंदू के अंदर आपके सिख, बुद्धिस्ट और जैन तीनों को इंक्लूड किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के अंदर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत, ठीक है।
कुछ सेकुलर लॉ हैं जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके अंदर इंटर रिलीजन मैरिज को टेक प्लेस किया गया है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हो। ये आप स्पेशल मैरिज एक्ट पार्लियामेंट ने पास करवाया। पार्लियामेंट में जब स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ उस दिन से आपको ये अलाउ कर दिया गया है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हो। ठीक है। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत है कि आपको क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी गार्जियंस के नाते। ठीक है ना। गोवा जो है ओनली स्टेट है हमारे इंडिया का जहाँ पर यूनिवर्सल सिविल कोड एप्लीकेबल है। ठीक है ना। और इसको एप्लीकेबल करा था पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 में, और उसी टाइम से ये इम्प्लीमेंट है जब इंडिया ने इसे एनेक्स कर लिया 1961 में गोवा को, तब से इसके अंदर हमारे यहाँ पे ये फॉलो है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एथनिसिटी और कम्युनिटी सबके ऊपर एक ही लॉ फॉलो हो रहा है। पोर्टुगीज कोड जो है इज नॉट कम्प्लीटली, पोर्टुगीज का जो कोड था सिविल कोड था वही हमारा टोटली जो यूनिवर्सल सिविल कोड गोवा के अंदर फॉलो है वो नहीं है, उसमें चेंजेस हैं। ठीक है। तो आपको हिंदू पर्सनल लॉ याद रखना है। हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर 4 लॉ कोडिफाई करें हुए याद रखने हैं, मैरिज, सक्सेशन, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ, और देखो बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट आए हैं यूसीसी से रिलेटेड, जैसे कि शाहबानो केस आपका 1985 में आया था। पार्लियामेंट, इसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंटेंट्स ऑफ ए कॉमन सिविल कोड एज इट इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट नेशनल हार्मनी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना। उसके बाद आपका मिस्टर जोर्डन अडिंगन वर्सेस एस.एच. चोपड़ा केस आया 1985 में, जिसने बोला गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मैरिज, डिवोर्स इन सब से रिलेटेड फ्रेम करने की जरूरत है। सारला मुगदल केस आपका 1995 में आया, जिसमें आपने बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, यूसीसी को फ्रेम करेगी, जिसकी मदद से एक नेशनल इंटीग्रेशन बनाया जाएगा और आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव किया जाएगा। ठीक है। ये इंडिपेंडेंस से पहले और ये इंडिपेंडेंस के बाद में। इंडिपेंडेंस से पहले 1840 के अंदर एक लॉक्सी रिपोर्ट आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसमें यूनिवर्सल लॉ क्राइम के लिए, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टेबलाइज करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें पर्सनल लॉ से रिलेटेड हिंदू और मुस्लिम को इंटेंशनली लेफ्ट कर दिया गया था। इनके पर्सनल लॉ को कॉडिफाई उसमें नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था। 1941 में गवर्नमेंट ने B.N. राव कमेटी को फॉर्मेशन करा था हिंदू लॉ और वुमेन्स को इक्वल राइट देने से रिलेटेड हिंदू लॉ के बारे में कॉडिफाई करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कुछ एक सब कमेटी बनी फंडामेंटल राइट्स पे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे हेड किया था, उसमें उन्होंने सिक्योर किया था कि जो यूसीसी है वाज नॉट विद इन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, के वो एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट आपका 1954 में आया था, जिसके तहत आपको इंटर रिलीजन मैरिज करने की परमिशन मिल गई थी। ठीक है ना। किसी भी रिलीजन के व्यक्ति के साथ आप शादी कर सकते हैं। ये पावर आपको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बाद प्राप्त हुई है। 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल्स को पास किया गया था। मैंने भी आपको बताया वो 4 कोड बिल जो भी आपने देखे थे, मैरिज, डिवोर्स, ठीक है ना, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, सक्सेशन एंड गार्जियनशिप से रिलेटेड, मेंटेनेंस, अडॉप्शन से रिलेटेड जो आपके थे, उन चारों को हिंदू पर्सनल लॉ में कोडिफाई कर दिया गया है। वो आपके 1955-56 में आए थे। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जजमेंट भी इस यूजीसी पे पास हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये आपके 2 टॉपिक थे, कंप्लीट टॉपिक थे, आपने बहुत अच्छे से समझे, पढ़े। हम इस पूरी को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। अभी इस वाली वीडियो में केवल ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये हेट स्पीच और कवर करते हैं। हेट स्पीच न्यूज़ में क्यों थी? एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि 500% राइज हुआ है हेट स्पीच के केसेस में प्रीवियस 7 ईयर में। अगर हम आज से 7 साल पहले से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो इन 7 सालों के अंदर 500% का राइजमेंट हुआ है हेट स्पीचेस के केसेस के अंदर। अब हेट स्पीच है क्या? हेट स्पीच को कहीं पर किसी भी कानून के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, कहीं पे किसी भी कानून के अंदर नहीं बताया गया कि हेट स्पीच क्या है या हेट स्पीच की डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना। और फिर आगे देखते हैं। हालांकि जो हेट स्पीच है जनरली इंसाइटमेंट होता है कि आप किसी भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को के लिए अपनी जो हेटनेस है उसको प्रोवोक कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो आईपीसी सेक्शन के अंदर है, जैसे 153A और 295A के अंदर इसके अंदर प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना। तो 153A और 295A के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेशन अराउंड हेट स्पीच। आर्टिकल 19(2) कहता है कि हर सिटीजन के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है ना। आप पब्लिक ऑर्डर को और डेस्टिनी और मॉरलिटी को प्रोवोक नहीं करेंगे, आप उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल वहां तक है जहां तक कि आपने किसी सामने वाले के फंडामेंटल राइट का वायलेट नहीं किया है। सेक्शन आप आईपीसी के सेक्शन के अंदर 153A, 153B, 298 के अंदर आईपीसी जो 1980 में फॉर्म की गई थी वो स्पीच और वर्ड से रिलेटेड डील करती है, जिसमें आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ, किसी भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन के खिलाफ अपनी स्पीच जो अपने वर्ड्स हैं उनको हेटेड वर्ड्स को प्रोवोक कर रहे होते हैं।
उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 8 में बताया गया है कि जो डिस्क्वालीफाई, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट कराने से जिसने किसी प्रकार की हेट स्पीच में या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज करने में अपने आप को इंडल्ज कर रखा है। इसी ये सेक्शन 123(3)(a) और सेक्शन 125 के अंदर जो है बहुत सारे रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज के कनेक्शन इलेक्शंस को क्या करा है, करप्ट प्रैक्टिस को अगर किसी व्यक्ति ने प्रवोक करा है तो उसको भी इलेक्शन से क्या कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर प्रोविजन क्या किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के अंदर पेनलाइज किया गया है और जो इनकरेजमेंट करेगा अनटचेबिलिटीज़ का, उनके खिलाफ किसी प्रकार का वर्ड बोलता है व्यक्ति या किसी भी गलत प्रकार का वर्ड लिखता है या किसी भी साइन, किसी भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर उनको हर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ किसी गलत वर्ड्स का यूज़ कर रहा है तो उससे रिलेटेड उसके पेनलाइज किया जाएगा। ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल कोड 1955 के अंदर प्रोविजन सेक्शन 17 में किया गया है। तो हेट स्पीच कन्वे करने का मतलब क्या होता है, आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन कर रहे हो, चाहे आप इमेजेस के थ्रू कर रहे हो, कार्टून्स बना के कर रहे हो, मीम्स के थ्रू कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू, जेस्चर या सिंबल के थ्रू, किसी भी तरीके से आप किसी भी ग्रुप ऑफ सेक्शन के प्रति अपनी हेट को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, वो आपका किस में आ जाएगा, हेट स्पीच के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपका है सेडिशन। सेडिशन जो है आपका, सेडिशन में सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी रिसेंटली ऑर्डर किया है कि 152 ईयर ओल्ड का जो सेडिशन लॉ है आपका वो 152 साल पुराना हो चुका है। सेडिशन लॉ आपका किसी अंडर सेक्शन 124A के अंदर आईपीसी शुड बी इफेक्टिवली केप्ट इन अबेंस टिल यूनियन गवर्नमेंट रिकंसिडर द प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे इस बारे में सोचना चाहिए कि 152 साल पुराना जो आईपीसी का सेक्शन है आपका 124A जो सेडिशन से रिलेटेड है उस पर क्या करे, वो एक बार कंसर्न करे, उसके लॉज को, उसके प्रोविजंस को एक बार फिर से देखे और समझे, उस पर चेंजेस को रिकमेंड करे। इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आर्टिकल 124A जो कि आईपीसी का आर्टिकल 124 है जो सेडिशन से रिलेटेड है, सेडिशन को डिस्क्राइब करता है। सेडिशन के बारे में इंडियन पीनल कोड ने सेडिशन को डिफाइन करा है अंडर सेक्शन 124A। सेक्शन 124A के तहत इंडियन पीनल कोड ने क्या करा है, इसको डिस्क्राइब करा है। उन्होंने बोला है कि ऑफेंस कमिटेड होगा अगर किसी पर्सन कोई वर्ड्स के थ्रू या किसी प्रकार का कोई अटेम्प्ट करता है हेट्रेट या उस व्यक्ति को खिलाफ नफरत को शो करने के लिए या फिर उस किसी कंटेम्प्ट करने के लिए, तो इस तरीके का जो काम होगा उसके लिए क्या है, उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई भी कॉल आओ जिसके लिए आप कभी स्पोकन कर रहे हो या रिटन कर रहे हो, कोई साइन कर रहे हो, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। सेडिशन जो होता है ये कॉन्सिजेबल है, नॉन बेलेबल है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सेडिशन के थ्रू से सजा हो जाती है तो उसे बेल नहीं दी जाएगी। अनकम्पाउंडेबल यानी कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। एक पर्सन जो सेडिशन लॉ के थ्रू चार्ज किया गया है उसे गवर्नमेंट जॉब से बेट कर दिया जाएगा और वो अगर उसके ऊपर किसी भी सेडिशन से रिलेटेड कोई भी चार्ज है, कोई भी अंदर एफआईआर है तो उसको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जॉब नहीं दी जाएगी। और दे हैव टू लिव सपोर्ट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट एट ऑल द टाइम। और जब भी सरकार उसे जब भी कोर्ट उसे बुलाएगा सेडिशन लॉ के अंदर उसे उस समय प्रेजेंट होना पड़ेगा। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि हमें 124 आईपीसी का जो सेक्शन है उसे रिपील कर देना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो 152 साल पुराना है जो सरकार ने हम लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कट आउट करने के लिए यूज़ किया था। अब हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, आर्टिकल 124A को रिपील कर देना चाहिए, ऐसा लॉ कमीशन ने रिकमेंड करा था 2018 में। ठीक है, ब्रिटिश की जो हिस्टोरियंस है 1837 में पूरा दे रखा है, इतना ज़्यादा आपको नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि 1860 में आपका आईपीसी इनेक्ट हुआ था, 1870 में आपका सेक्शन 124 के तहत सेडिशन को इंसर्ट करा था आईपीसी में। ठीक है ना, और इसको इंसर्ट करने के लिए जो इंट्रोड्यूस करा था किसने करा था, जेम्स स्टीफन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। पहला जो केस था इसके तहत जोगेंद्र चंद्र बोस जो कि न्यूज़पेपर जो था आपका बंगोबासी न्यूज़पेपर के एडिटर थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, जोगेंद्र चंद्र बोस। तो जोगेंद्र चंद्र बोस जो आपके बंगोबासी न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्होंने इसको उनके खिलाफ सबसे पहले इसको लागू किया गया, यानी पहला केस उन्हीं के खिलाफ हुआ, जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर, मौलाना आज़ाद, एम.के. गांधी, इन सब के खिलाफ इन्हें इम्प्रिजन किया जा चुका है इस केस के तहत 1921 में। ठीक है ना, उसके बाद देखो 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, जिसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी राइट टू फ्री स्पीच पर। ठीक है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी फ्री स्पीच के ऊपर 1951 में। 1962 में केदारनाथ वर्डिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने अपहोल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ को। 1974
1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो आपका सेक्शन 124 रहता है इसे कॉन्जुगल ऑफेंस बना दिया था, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये प्रोविजन इंदिरा गांधी ने 1974 में करा था। सेडिशन के अंतर्गत बिना किसी वारंट के आप उसे अरेस्ट कर सकते हो। इसके तहत कुछ लॉ हैं, जैसे केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन को राइट दिया है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके एक्शन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और लेकिन वो किसी प्रकार का वॉयलेंस नहीं करेंगे। ऐसा केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ऐसा पीएलआरबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 1982 में केस में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्लैगरिंग क्रिटिसाइजों का पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप जो है वो सेडिशन के अमाउंट के अंतर्गत नहीं आता है। ये उन्होंने पीएलआरबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 के केस के अंतर्गत बोला था, ठीक है। इसके आगे के प्रोविजंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।